उसका कारण ये है कि जिस प्रिंसिपल पे कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, रिपब्लिक, और फिर उसके गोल है इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस। इस विचारधारा को जो नहीं मानते हैं, वो विचारधारा के लोग इसको विरोध कर रहे हैं और वो अल्टरनेटिव देने की बात कर रहे हैं। ये देखिए कि जब वो ड्राफ्ट बाबा साहब ने रखा और फिर 1 साल तक उसके ऊपर चर्चा आई और बाबा साहब को फिर हर एक इश्यू पे इंटरवीन करना पड़ा। हर एक इशू पे। अच्छा, बहुत सारे इश्यू, सभी इश्यू पे, और बहुत बड़े-बड़े रथी महारथी उसमें बैठे हुए थे, मुंशी थे और थे, और उसको फिर डाइजेस्ट करना और उसको उसकी डायरेक्शन देना, वो काम बाबा साहब ने किया। और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि भाई कम से कम डायरेक्शन तो दे दो गवर्नमेंट को कि जब वो पॉलिसी बनाएंगे तो इस तरह से बनाएं। तो उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो लाए हैं वो उन्होंने आयरलैंड से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। यदि आप ये कह रहे हो कि सारी की सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तय करेंगी, तो ये इश्यू आप उसके बाहर क्यों ला रहे हो? और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल भी लिखा। अच्छा। इतना वो ये थे इसके बारे में कि पूछो मत। बहुत ही कमिटेड थे यूनाइटेड इंडिया के बारे में। तो ये जो यूनाइटेड इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेट एंड माइनॉरिटी में भी लाया है, उन्होंने पहले ही लाया है। तो यूनाइटेड इंडिया, सिटीजनशिप राइट, और ये जुडिशियरी, और इसके अलावा जो मैंने बातें की, ऐसे बहुत है जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो विजन है, जो स्कॉलरशिप है, उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में आई है। हमने ये स्वतंत्र मिला है, इंडिपेंडेंस हमें मिला बड़ी मेहनत के बाद। लेकिन मुझे डर यह है कि ये फ्रीडम हम और एक बार न खो दें, कि पहले भी खो चुके हैं। और जयचंद का फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे जयचंद वो जो अपोजिट था उनके साथ कैसे हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे अभी भी डर लगता है कि हमारे इंटरनल एनिमी जो है, इंटरनल सिचुएशन जो है, वो कहीं हमारे डेमोक्रेसी को और नेशन को इसमें न लाए, खतरे में। और उस वक्त उन्होंने कहा, वो डर था जो आज दिख रहा है कि जो इसके लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने सोल्यूशन दी, और उसने फियर व्यक्त किया था कि हमारी कंट्री में पॉलिटिकल मेजॉरिटी नहीं है, हमारे कंट्री में कम्युनल मेजॉरिटी है, रिलीजियस मेजॉरिटी है। और आपको और रिलीजियस मेजॉरिटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर दिए उन्होंने, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारा देश संविधान के 75 वर्ष मना रहा है, अपनी गौरवशाली विरासत को याद कर रहा है, और उसी वक्त कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो देश को गुमराह करने का, गलतफहमी फैलाने का और सरासर झूठ बोलने का काम करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है, स्वामी कहते हैं अपने आप को, और वो लगातार दिन रात इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि संविधान का निर्माण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं बल्कि बी.एन. राव ने किया। जबकि बी.एन. राव ये केवल सलाहकार थे, वो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे, लेकिन बावजूद सारा श्रेय उन्हें देने का काम ये शख्स कर रहे हैं, और कुछ लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। और विशेषता ये उस समय से हुआ जब ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब के स्टैचू का अपोज हुआ, और उसके बाद ये सिलसिला बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। तो इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए, हालांकि इनको बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ऐसा भी नहीं, इसलिए मैंने नाम भी नहीं लिया उनका, लेकिन फिर भी कुछ भ्रांतियां अगर फैलती है तो उसे रोकना भी आवश्यक होता है। तो इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने विचारक, चिंतक, अभ्यासक और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। जिस तरह से हम देखते हैं कि समूचे देश में संविधान के 75 वर्ष मनाया जा रहा है, कई जगह आयोजन हो रहे हैं, और ऐसे में कुछ शख्स, कुछ लोग जो बाबा साहब के समय में भी थे और वो आज भी हैं, मतलब उनकी विचारधारा या उनके थॉट्स, वो कह रहे हैं कि बी.एन. राव ने ही संविधान का प्रारूप बनाया, वही संविधान निर्माता है। हकीकत क्या है, असलियत क्या है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे, बी.एन. राव केवल सलाहकार थे, और वो मेंबर भी नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। तो बावजूद इस तरह से भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, आप किस तरह से देखते हैं इन बातों को? मेरा ख्याल है इसको इस तरह से देखना चाहिए कि
एक जो विचारधारा के लोग हैं, जिन्होंने उस वक्त भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपोज किया था हाँ और ये कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय जो कल्चर है, मूल्य है, उसका वो समाविष्ट नहीं है। तो वही विचारधारा के लोग हैं जो लगातार कॉन्स्टिट्यूशन को अपोज कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि जिस प्रिंसिपल पे कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, रिपब्लिक, और फिर उसके गोल है इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इस विचारधारा को जो नहीं मानते हैं वो विचारधारा के लोग इसको विरोध कर रहे हैं और वो अल्टरनेटिव देने की बात कर रहे हैं। अब ये जैसे आपने कहा है कि वी एन राव जो है वो एडवाइज़र थे, उनका काम यही था कि यदि आप प्रोसीडिंग देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंट कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, उसमें जो मटेरियल है और हमारा जो एक उद्दिष्ट है उसके दायरे में एक टेंटेटिव ड्राफ्ट बनाना। अच्छा। हाँ, मटेरियल कलेक्ट करके एक टेंटेटिव ड्राफ्ट बनाना। तो वो भी उसी दायरे में जिस दायरे में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहती थी। यस। देखिए, पहली कमेटी बनी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में बनी कि जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं, जिसका मतलब यही है कि कौन से ऑब्जेक्टिव, कौन से उद्दिष्ट हमने हमारे सामने रखने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आधार बनेंगे। अच्छा, ओके। तो उसमें उन्होंने, नेहरू जी ने कहा कि उस कमेटी ने कहा कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रिंसिपल पे आधारित हो जिसमें समता, लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी और सोशल जस्टिस ये आधार हो। उस बेसिस के ऊपर आप कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट और जो सारे और मेजर इशू उसमें करिए। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फिर बहुत बड़ी लंबी चर्चा हुई। अच्छा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, वो क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने ये कहा कि ये तो गोल है, समझ में आ रहा है अच्छा। कि इक्वलिटी अचीव करनी चाहिए, जस्टिस, सोशल जस्टिस हो, लेकिन इसमें रेमेडी तो है नहीं। जब तक आप रेमेडी नहीं दोगे तो सिर्फ ये कहना कि ये राइट हम आपको दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग बोले, बाबा साहेब का नंबर बिसा हुआ था तो और भी लोग बोले। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में तैयार किए ना। राव ने अपना एक ढांचा बना दिया था जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने था और उसमें फिर फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम वो एक साल में उसके ऊपर काफ़ी चर्चा होगी और फाइनल ड्राफ्ट फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने असेंबली में फिर ये किया। तो ये कहना कि बी एन राव ने या ड्राफ्ट बनाया और ये किया, ये बिल्कुल सारा गलत है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब पहला ड्राफ्ट आया और पहला ड्राफ्ट जब चर्चा के लिए रखा तो बाबा साहेब ने उसको ब्रीफ किया कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये ड्राफ्ट क्या है, क्या नहीं, अच्छा है, क्या है इसमें। तो उसके ऊपर लगभग मेरा ख्याल है 7,200 या 500 सवाल आए रिटर्न में। अच्छा। हाँ, उसमें से बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिर्फ 2,780 या ऐसा एक्सेप्ट किए। अच्छा। ये उसका प्रेरोगेटिव था। अच्छा। क्योंकि कुछ लेस इम्पोर्टेंट सवाल पूछते थे। तो लेकिन जो उनको लगे कि सही सवाल है जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए वो थे 2,700 ऐसे कुछ। अब ये उन्होंने रखे, उसका एक्सप्लेनेशन दिया और ज़्यादातर इसमें फाइनल जब कंक्लूजन अराइव करने की बात आ गई वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का ही डायरेक्शन थी। तो उनका उसमें बहुत बड़ा रोल है इसको डायरेक्शन देने में और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेंट को लाने में। तो मेरा ख्याल है ये सही नहीं है। ये जो मलाइन करना चाहते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शुरू से एक ग्रुप, वो कोशिश है लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये है कि उसका, जैसे आपने कहा कि उसका प्रोपेगेंडा है, उसका असर लोगों में होता रहता है। ओके। तो संविधान में जैसा आपने कहा कि 2700 से अधिक सवाल आए और डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको उन सवालों के जवाब भी दिए। तो जब अंतिम ड्राफ्ट आया तब सदन सभा के सदस्यों का क्या मत था बाबा साहब के प्रति? ये देखिए कि जब वो ड्राफ्ट बाबा साहब ने रखा और फिर एक साल तक उसके ऊपर चर्चा आई और बाबा साहब को फिर हर एक इशू पे इंटरवीन करना पड़ा। हर एक इशू पे? अच्छा, बहुत सारे इशू, सभी इशू पे। और बहुत बड़े बड़े रथी महारथी उसमें बैठे हुए थे, मुंशी थे और थे।
और उसको फिर डाइजेस्ट करना और उसको उसकी डायरेक्शन देना, वो काम बाबा साहेब ने किया। कन्विंस भी करना था लोगों को। कन्विंस भी करना था। तो यदि आप उसमें देखोगे, मुझे उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन अमन हमने ये देखना चाहिए कि ये जो कोई मुनि है या और कोई है, ये क्या कहते हैं, ये माने नहीं रखता। तो उसका अपना पर्पज़ है प्रोपेगेंडा करने का। लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट किया बाबा साहेब ने और थैंक गिविंग सेरेमनी हुआ, उसमें जो लोग बोले बाबा साहेब के प्रति, हर एक का कंट्रीब्यूशन क्या रहा उसमें, जो बोले उनका वो ओपिनियन माने रखता है। क्योंकि वो विटनेस थे, वो वहाँ रहे, 1.5-2 साल तक रहे, उन्होंने देखा। तो वो आप देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या कंट्रीब्यूशन था, उनकी क्या किस हिस्से में उनका इम्पैक्ट था। मैं आपको कुछ थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ जिन्होंने स्पेसिफिकली बाबा साहेब के बारे में कहा है, वो यदि आप देखेंगे, जिन्होंने बोला है वो तो अपनी जगह है, लेकिन 2 मेंबर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, जिन्होंने बाबा साहेब के साथ काम किया। और उनका काम आप देखेंगे, उनकी रिमार्क देखेंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा कि बाबा साहेब का कंट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा। ये तो एक तो टीटी कृष्णमाचारी थे, वो बड़ा फेमस है, बार फेमस कोट है कि मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा, लेकिन जो आखिरी के 3 लाइन है, सो इट हैपन्स अल्टीमेटली दैट द बर्डन ऑफ ड्राफ्टिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन fell upon Dr. Ambedkar, and I have no doubt that we are grateful to him for having accomplished this task in a manner which is undoubtedly commendable. अब बताइए, एक मेंबर जो है वो कह रहे हैं कि सारा भार जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उनके कंधे पे पड़ा। और कुछ लोग कहते हैं कि जब मीटिंग होती थी तो कभी कभी अकेले डॉक्टर अम्बेडकर ही होते थे और 1-2 लोग होते। तो दूसरा, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे, वो भी बड़े माहिर थे साउथ में। उन्होंने कहा, बिफोर आई कंक्लूड आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटी इफ आई डू नॉट एक्सप्रेस माई हाई अप्रिसिएशन ऑफ द स्किल एंड एबिलिटी with which my friend Honorable Dr. Ambedkar has piloted, word इस्तेमाल कर रहा है, piloted this constitution and his untiring work as a chairman of the drafting committee. ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बोल रहे हैं। अच्छा, यदि आप उस थैंक गिविंग सेरेमनी के जिन लोगों ने बोला, उसमें बहुत लोगों के नाम है, जैसे सेठ गोविंद दास है, केटी शाह है, बहुत क्लासिकल बड़े विद्वान थे, मंडल है, देसाई है, भार्गवा है, सैयद कजीमुद्दीन है, खांडेकर है, और भी बहुत सारे हैं। इसको मैंने पढ़ा गहराई से तो मुझे ये नजर आया कि इनके कुछ स्टेटमेंट में दूँ तो आपको पता लगेगा कि दिस मेंबर यूज डिफरेंट सुपरलेटिव with regard to special and unique role of Dr. Ambedkar in drafting Indian Constitution. Some say the credit for framing the Constitution goes to the law minister. He is an artist of Constitution. Architect, artist of Constitution. Some say that he has framed Constitution a Bhima Smriti. Some say the masterly way in which Dr. Ambedkar piloted the Constitution. So piloted. Some say that the codification of the Constitution goes to Dr. Ambedkar, that is great architect of our great Constitution. Some say that he piloted the draft Constitution, वो मैंने पहले ही बताया. Some say that he was not a Manu, but a Mahar giving us a law. कुछ लोगों ने कहा है कि some say that law of Manu replaced the law of Mahar. and unlike the law of Manu, under which there was never a prosperity in the country, the Mahar laws will make India virtually a paradise. अच्छा, ये भी आया है। ये अच्छा, कोई कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर लेबर हार्ड टू गिव ए प्रॉपर शेप टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिपेयर इट. वर्ड देखिए, प्रिपेयर्ड इट, शेप. Some says that the chairman of the committee has successfully piloted the constitution of free and independent India.
Some say that Dr. Ambedkar has labored hard and to put this constitution into a proper shape. Some say that he is the modern Manu. Some say that skill and ability with which Honorable Dr. Ambedkar has piloted this constitution. So these are the phrases and the word of those member of the Constitution Assembly who were present and they watched them. तो इसको मैं पूरा समराइज करूं तो मैंने पूरा समराइज करने की कोशिश की तो क्या क्या वर्ड इस्तेमाल किए उन्होंने? ड्राफ्टेड, पायलटेड, गिवन शेप, आर्किटेक्ट, कोडिफाइड, फ्रेमर, आर्टिस्ट। कोई गुंजाइश है इसमें? और उनका कोई डॉक्टर अंबेडकर साहब के प्रति प्यार तो था नहीं। ये सारे अपोजिशन पार्टी और इसके मेंबर थे। और कुछ लोगों ने क्या कहा, जैसे मैंने ऊपर बताया, मॉडर्न मनु, मार लॉ गिवर, भीम स्मृति। कुछ लोगों ने उनकी जो स्कॉलरशिप थी, विद्वत्ता थी, उसके ऊपर लिखा है। सम रेफरिंग टू हिज स्कॉलरशिप कॉल्ड हिम ए पंडित अंबेडकर। सम से व्हाट स्कॉलरशिप डॉक्टर अंबेडकर इवन in preparing the draft of the constitution, lucidity and clarity in personified, कि उनके पूरे व्यक्तित्व में क्लैरिटी और उसका हिस्सा था। Some say what a stream rural intellect, ये इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, मेरा ख्याल है खांडेकर ने किसने कहा कि जब भी एक आधे मुद्दे पे बहुत चर्चा होती थी और बहुत डिबेट होता था और कंक्लूजन कोई मिलता नहीं था, तो तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आते थे और क्लैरिटी देते थे। तो इसलिए वो स्ट्रीम रोलर होता है ना, कि पूरे विचारों को लेके पूरा करते थे। या और सम से डॉक्टर अंबेडकर वाज यूनिक इन हिज क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट एंड इन मास्टरी ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। सम से दैट ही ब्रॉट टू बियर upon the sufficient and tremendous task, irresistible, indomitable and unequitable, इसकी कंपैरिजन भी नहीं की जा सकती है। तो ये इतना ये कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। तो ये इसको ये जो मुनि भाई है इनको समझ आना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि बाहर के लोग जो है डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग बैठे, और इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के हैं। मैंने इसमें दिया नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस वक्त एक तरीके से प्रेजेंट बीजेपी के ये थे, उन्होंने भी बहुत तारीफ की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। तो मेरा ख्याल है ये कहना बिल्कुल गलत है, उनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। संविधान सभा का स्ट्रक्चर कैसे था, मेंबर कैसे थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का स्ट्रक्चर कैसे था उस समय का? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ये था कि मेरा ख्याल है अप टू 70% तो कांग्रेस था। हाँ, 30% में फिर बाकी अलग अलग पार्टी के थे, जिसमें उस वक्त की राइट विंग पार्टी भी थी जो अभी की बीजेपी है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, कुछ सोशलिस्ट थे और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर थे। लेकिन इट वाज ए क्रीम, क्योंकि वो चुन के गए थे विधानसभा से। अच्छा, हाँ, वो डायरेक्ट इलेक्शन तो था। तो डॉक्टर अंबेडकर का संविधान दर्शन क्या था? उन्होंने किस तरह का संविधान उन्हें अपेक्षित था? उसके गोल क्या थे? अचीवमेंट क्या उन्होंने सोची थी? और कितना वो इस फ्रेमवर्क में अपने जो थॉट्स है उसको रख पाए? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और डिफिकल्ट भी है, क्योंकि मुझे ये लगता है, मेरी जो रीडिंग है, आपको पता है आप भी अमेरिका में थे, तो चंद्रचूड़ साहब ने भाषण दिया था वहाँ पे, और उसमें वो रिफॉर्मेशन बियॉन्ड रिप्रेजेंटेशन, द सोशल लाइफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रेमेडिंग हिस्टोरिकल रॉन्ग, तो वहाँ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, कास्ट और कॉन्स्टिट्यूशन पे और लॉ पे कॉन्फ्रेंस थी। तो उनका भाषण बहुत इम्पोर्टेंट था, तो हमने डिसाइड किया कि वो पब्लिश करें। तो उसके ऊपर हमने एक छोटी सी बुकलेट निकाली है जिसमें उनका भाषण है और मेरी लंबी कमेंट है उसके ऊपर। पहली बार मैंने उसको पढ़ा के कमेंट किया, और जो वो बात कर नहीं पाए फॉर वॉट एवर रीज़न, उसको मैंने आगे बढ़ा दिया, और उसके और 2 लोगों की है, ये है वो। तो इसमें से मेजर पॉइंट जो मुझे लगते हैं अमन, वो ये है कि इसके पहले मेरा ख्याल है और लोगों ने भी आपके चैनल पे कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनने को जा रही थी तो बहुत लोगों ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन दी। सारे पॉलिटिकल पार्टी, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, सब ने दी है।
उसमें बाबा साहेब ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन दी, जो उसकी विजन थी कॉन्स्टिट्यूशन की, हाँ। वो है स्टेट एंड माइनॉरिटी। हाँ, yes. तो उससे तो पता लग जाता है कि बाबा साहेब हैड ए विजन एंड ही हैज एन आइडिया अबाउट व्हाट शुड बी आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए। और उसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, कुछ नहीं आ पाया क्योंकि वो रेडिकल था। हाँ। तो ये समझ लेना चाहिए कि बाबा साहेब ने जितना लाने की कोशिश की थी उनका विचार, वो वहाँ लाने में वो कुछ हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, वो एक या दो पॉइंट पे उसके ऊपर बताना चाहिए। एक तो ये है कि ये जो राव वगैरह है, इन्होंने सारी कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के अपना एक ढांचा बनाया था। तो वो तो स्टैंडर्ड ढांचा था, सबको मालूम था कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार तो ये कि फंडामेंटल राइट होते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल 14 से लेके आगे तक है वो पूरे फंडामेंटल राइट है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और ये सब और भी है उसमें, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये तो नॉर्मल ढांचा है जो अमेरिकन वो उन्होंने लाया था काफी। लेकिन उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ढालना, और उसको उसमें मॉडिफाई करके इंडियन सिचुएशन को उसको एडजस्ट करना, ये जो काम है इसका असर डॉक्टर बाबा साहेब का काफी कॉन्स्टिट्यूशन पे है। एक तो उनका अप्रोच था जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे जो कमेंट की थी उन्होंने कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट देता है, देने चाहिए, लेकिन उसकी रेमेडीज भी होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप कहोगे कि भाई एवरीबडी इज इक्वल, लेकिन सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। कोई अमीर है, जब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, कोई गरीब है, तो आप कह तो रहे हो कि इक्वालिटी है, आपको राइट टू वोट एंड ऑल दैट, लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन आपको अलाउ नहीं करती कि आप इक्वली उसको इस्तेमाल कर पाओ। या आपको फ्रीडम है, लेकिन आप औरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हो अपने सर्वाइवल के लिए, या आपके ऊपर दूसरे रिस्ट्रिक्शन है, तो आपके बोलने में फ्रीडम में रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। आप कह रहे हो कि फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, लेकिन सोसाइटी में तो एंटी सोशल एटीट्यूड है बेस्ड ऑन कास्ट है। तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ये बहुत ये कह रहे थे कि रेमेडीज होनी चाहिए, और उनका ये कहना था कि भाई डेमोक्रेसी जो है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सोसाइटी में होनी चाहिए, लोगों में, उनके बिहेवियर में, इंटरपर्सनल रिलेशन में। वो नहीं होगी तो वो प्रैक्टिस में नहीं आ पाएगी। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा है कि इट इज नॉट गुड इनफ, इट इज नॉट इनफ टू गिव राइट बट ऑल्सो गिव द रेमेडीज, उपाय भी दे दो। तो वो रेमेडीज उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की कोशिश की, और जो जो भी लाई है वो उनका कंट्रीब्यूशन है। इसके दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक तो एग्जाम्पल ये है ब्रॉडली जो है कि उन्होंने कहा था कि भाई आप फंडामेंटल राइट तभी एंजॉय कर पाओगे जब इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी, और इकोनॉमिक इक्वालिटी तभी आएगी जब सोशलिस्टिक इकोनॉमी होगी, सरकार के कक्ष में, ओनरशिप में होगी। अच्छा, वो नहीं ला पाए, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी लाने का कुछ हो नहीं पाया, इसके बावजूद कि नेहरू सोशलिस्ट थे। ठीक है। और अम्बेडकर ने कहा था कि लैंड ट्रांसलेशन हो, बेसिक इनके इंडस्ट्री सरकार के पास हो, एजुकेशन सरकार के पास हो, इंश्योरेंस हो, नहीं हो पाया। सिर्फ बैंक का बाद में आया, लेकिन बैंक का तो उन्होंने कहा था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने, क्योंकि ट्रेडिशन ये थी। ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है, जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो इतना कहती है कि सिर्फ आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिफाइन कर लो, फंडामेंटल राइट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इसके आगे आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है या सोशल स्ट्रक्चर है वो लेजिस्लेचर पे छोड़ दो। अच्छा, ओके, पार्लियामेंट के थ्रू करो, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको रखने की उसको जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने ये कहा फिर, और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि भाई कम से कम डायरेक्शन तो दे दो गवर्नमेंट को, कि जब वो पॉलिसी बनाएंगे तो इस तरह से बनाएं, ध्यान देंगे इस बात। तो उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो लाए हैं वो उन्होंने आयरलैंड से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। तो खैर मोड़े अपने बाबा साहब के इसमें लिखते हैं कि उनकी जो दोस्त थी फ्रांसिस फटगार्ड थी, उनको कहा कि आप आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में
से वो पोर्शन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है वो भेज दीजिए। ओके। उस वक्त गूगल तो था नहीं कि वो डाउनलोड करे, तो राइट। उन्होंने उनको भेजा। ईमेल भी नहीं था, हाँ। ईमेल भी नहीं था, तो वो डाउनलोड उन्होंने भेजा और बाबा साहब ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाया। ओके। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में लाने के लिए उनका जो जस्टिफिकेशन है वो आपने देखना चाहिए। ओके। बहुत लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन फाइनली उन्होंने उसको अनजस्टिफाइबल इन द कोर्ट है, वो कोर्ट में आप जा नहीं सकते उसकी। ओके। लेकिन वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल सरकार को डायरेक्शन देता है कि इस तरह से आप पॉलिसी बनाइए राइट। जिससे वेल्थ इनइक्वालिटी ना बढ़े, हाँ। इनकम इनइक्वालिटी ना बढ़े, वेलबींग बढ़े लोगों हाँ, की, हाँ। और स्पेशली फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है सोशल जस्टिस मिले। हम्म, तो ये एक तरीके से उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन है जो सिर्फ राइट देने के बियॉन्ड जाता है, बियॉन्ड जाता है। और सरकार को एक तरीके से थोड़ा सा कंपेल करता है कि भाई इस तरह से नीतियां बनाइए। इसलिए स्पेशल मिनिस्ट्री भी है शेड्यूल कास्ट, स्पेशल काय की मिनिस्ट्री है, वो सारे फिर उससे फॉलो अप होगी, हाँ, उससे निकल आई। हाँ, और बहुत सारी पॉलिसी ऐसी है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं है। कुछ है राइट टू एजुकेशन, हाँ, 6 से 14 साल तक कंपलसरी राइट टू Compulsory एजुकेशन education। दिया, तो वो आया, और बाद में भी बहुत सारी चीजें आई। तो ये एक उनका कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि उन्होंने कहा बाद में कि भाई मैं अकेला था और इसलिए प्रैग्मेटिज्म मैंने इस्तेमाल किया और जितना हो सके उतना मैंने लिया। एक तो ये हुआ कंट्रीब्यूशन। दूसरा कंट्रीब्यूशन ये है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी के लिए हाँ, उन्होंने जोर लगाया कि नहीं, रेमेडी भी कॉन्स्टिट्यूशन में हो। ओके, आर्टिकल 15 तो कहता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड हाँ, ऑन based on कास्ट, caste, कलर, जेंडर, है ना, लिखा है। लेकिन आर्टिकल 17 में उन्होंने क्या लाया, स्पेशल आर्टिकल लाया अनटचेबिलिटी। कि अनटचेबिलिटी इज बैन एंड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सब्जेक्ट टू पनिशमेंट। राइट, इमीडिएटली 55 में वो उस वक्त थे, एंटी अनटचेबिलिटी ऑफेंस से आया। तो आप देखेंगे कि रेमिडीज का बहुत आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल जो है वो अनटचेबिलिटी के बारे में है। अच्छा, उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि रिजर्वेशन की पॉलिसी, हाँ, जो सारे आर्टिकल रिजर्वेशन के है हाँ, वो उन्होंने लाए। आर्टिकल जो अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल 16 है, वो आर्टिकल ये कहता, बाद में आया वो आर्टिकल ये कहता, उस पहले अमेंडमेंट में आया, वो बाबा साहब थे उसमें पहले अमेंडमेंट, उसमें ये आया कि भाई क्योंकि वो रिजर्वेशन की प्रोविजन थी, कोई मद्रास हाईकोर्ट में चले गया, उसने कहा ये तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है, जब आप शेड्यूल कास्ट को दे रहे हैं तो औरों का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई और उसकी प्रोविजन है कि भाई नॉन डिस्क्रिमिनेशन की प्रोविजन है, ठीक है, लेकिन वी एम्पावर द स्टेट, nobody will stop the state legally or otherwise to take policies for the education and economic empowerment of SC, ST and other backward class. Other backward class का रूट वहां से शुरू हुआ, उस वहां से शुरू हुआ। तो ये क्या है, ये रेमेडी है, डेवलपिंग पॉलिसीज, जिसके तहत आप देखेंगे सारी रेमेडीज बनी। शेड्यूल कास्ट के लिए भी रेमेडीज आई और ओबीसी के लिए भी आई, और फिर वो 16 का एक हिस्सा है जिसमें ये भी प्रोविजन यूपीए 2 ने लाई, कांग्रेस ने लाई, कि रिजर्वेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी होगा। हाँ, तो ये मैं दो आपको एग्जांपल दिए, लेकिन और भी एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो डॉक्टर अंबेडकर साहब की विजन को बताते हैं, जहां वो he goes beyond giving only giving the right but also remedies. राइट, तो चंद्रचूड़ साहब ने कहा है और मैंने उसको फिर आगे थोड़ा सा और दे दिया, जो नहीं कर पाए वो मतलब वो बाबा साहब के स्टेट एंड माइनॉरिटीज का नहीं कहा उन्होंने, लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने भी कहा कि इस मायने में कॉन्स्टिट्यूशन जो है, और मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस गवी साहब ने भी कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस मायने में ए डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, कि ये देश की और जनता में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने का एक इंस्ट्रूमेंट है, और वो जो क्रेडिट जाता है तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है। तो मेरा ख्याल है ये, अब लोगों ने बहुत तो स्टडी की है इसकी, लेकिन ये मुझे लगता है जो उनकी, जिसको छाप कहेंगे आप या डायरेक्ट
कंट्रीब्यूशन कहेंगे ये है। बाकी तो और एरिया है, बाकी तो और already है, हाँ। जुडिशरी के बारे में लोगों को उतना पता नहीं था। तो हम अम्बेडकर साहब को पूछा जुडिशरी का क्या होगा, हाँ, उन्होंने कहा सिंगल जुडिशरी होगी, तालुका से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, ओके, उसका गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुकात नहीं। हाँ, उसी तरह ये यूनाइटेड इंडिया के तो बहुत ही ताकत लगाई उन्होंने। हाँ, मैंने संघ पहले राज। भी हाँ कि ब्रिटिश लोगों ने ये यूनियन कहा, ऑफ स्टेट होगा हाँ इंडिया। यूनियन ऑफ स्टेट होगा, हम्म, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने जिसने क्या मेक मारी थी हम्म, कि अब आप इंडिपेंडेंट हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशन बना दीजिए। लेकिन क्या कहा उन्होंने, जो 500 प्रिंसली स्टेट है हाँ, वो तय करेंगे कि इंडिया का हिस्सा आना है बने या या नहीं। आना है, यस, तब अम्बेडकर साहब ने बहुत बड़ा लीगली एक लंबी नोट लिखी, अच्छा, वो इसमें वॉल्यूम नंबर 11 में है, ओके, और जस्टिफाई किया उसमें कि देखिए यू आर डूइंग रॉन्ग, दिस इज यू आर डूइंग ए मिसचिफ। ब्रिटिश को कहा हम्म, कि यदि आप ये कह रहे हो कि सारी की सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तय करेंगी, तो ये इशू आप उसके बाहर क्यों ला रहे हो। हाँ, हाँ। और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल भी लिखा, अच्छा, इतना वो ये थे इसके बारे में कि पूछो मत। हाँ, बहुत ही कमिटेड थे यूनाइटेड इंडिया के बारे में। हाँ, वो तो नेशनल पेट्रियोटिज्म की फीलिंग उनमें थी। यस, मैंने इसके पहले भी आपके साथ डिस्कशन में कहा है राइट, कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने क्योंकि हैदराबाद का प्रिंस जो है वो अलग रहना चाह रहे थे, तो हाँ, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने पॉम्पलेट निकाले मराठवाड़ा रीजन में हाँ, कि इसको सपोर्ट मत करो। हाँ, हालांकि निजाम के और बाबा साहब की रिलेशन थे, बहुत अच्छे थे, हाँ, वो 140 एकड़ जमीन दी ना हाँ, औरंगाबाद में मिलियन कॉलेज की। हाँ, लेकिन जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये पॉम्पलेट निकाला तो उनको हैदराबाद स्टेट में जाने नहीं दिया, ये कई फंक्शन था, हाँ, एंटर नहीं करने दिया। तो लोगों ने फिर उनको उस नदी के इस साइड में जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थे उसमें उनका भाषण था। तो ये जो यूनाइटेड इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेट एंड माइनॉरिटी में भी लाया उन्होंने, पहले ही लाया। तो यूनाइटेड इंडिया, सिटीजनशिप राइट और ये जुडिशियरी, और इसके अलावा जो मैंने बातें की, ऐसे बहुत है जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो विजन है, जो स्कॉलरशिप है, उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में आई है। ओके, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है अलग अलग सेगमेंट में आपने बताए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संदर्भ में, और मुझे लगता है कि इससे पहले भी हमने डिस्कस किए थे, लेकिन फिर से रिवीजन के लिए ये आवश्यक भी है। लेकिन जैसे आपने स्टेट एंड माइनॉरिटी का जिक्र किया कि उन्होंने अपना एक ड्राफ्ट अलग से बनाया था जो उनके दिमाग में था, कई बातें तो आपने बताई उस संदर्भ में, लेकिन स्टेट एंड माइनॉरिटी के तहत उनकी चाहत और किस तरह की थी कि भारत एक महाशक्ति बने, इसलिए उनके दिमाग में कुछ और कंसेप्ट्स थी जो वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ला पाए। बहुत सारी ऐसी बातें थी कि वहाँ पे उन्हें रुकना पड़ा, मतलब वो नहीं कन्विंस कर पाए संविधान सभा को। तो वो क्या थी? वो बड़ा अच्छा सवाल मैंने आपने पूछा है कि जैसे मैंने कहा कि जब ये तय होगा कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगी, तो बहुत सारे पार्टियों ने अपने अपने ड्राफ्ट दिए राइट, कि भाई किस तरह से विजन होनी चाहिए, हाँ, हाँ, इंक्लूडिंग ये जो उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी से जुड़ी हुई है, उन्होंने भी दिया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो ड्राफ्ट दिया, वो जो स्टेट एंड माइनॉरिटीज है एंड राइट ऑफ द माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका दायरा उस वक्त ही था, और वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बिहाफ पे दिया। तो उसमें जो है, उसमें बाबा साहेब ने अपनी खुद की जो विजन है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो लाई है। उसके दो मुद्दे मेरा ख्याल है समझ लेने चाहिए कि एक तो ये है कि फंडामेंटल राइट देना, वो तो नॉर्मल हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में है, वेरिएशन हो सकता है लेकिन सब कॉन्स्टिट्यूशन में है, और वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडी देना चाह रहे थे कि फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी तो आप दे रहे हैं, लेकिन इक्वालिटी प्रैक्टिस में लाने के लिए आप कुछ इकोनॉमिक सिस्टम भी तो सजेस्ट करो। हाँ, यदि आप कह रहे हो कि इकोनॉमिक इक्वालिटी है, आपको भूखे नहीं रहोगे, आपको एम्प्लॉयमेंट और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएंगे, लेकिन सोसाइटी में तो इनइक्वालिटी है, हाँ, तो आप फिर ऐसा करो कि इकोनॉमिक सिस्टम भी उसी तरह की सजेस्ट करो जिससे आप फंडामेंटल राइट यूज कर पाओगे। तो आप फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक सिस्टम को भी डिफाइन करके इंक्लूड कर दो। ओके, ठीक है ना। दूसरा जो है सोशल सिस्टम, आप सोशल इक्वालिटी की बात कर रहे हो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हो,
तो उसके लिए भी फिर आप ऐसी सोशल सिस्टम जो है और जो डिस्क्रिमिनेशन करती है कास्ट सिस्टम, उसके अगेंस्ट में कुछ रेमेडीज, उसके ओवरकम करने के लिए कुछ रेमेडीज है जो बेसिकली प्रोग्राम ऑफ रिजर्वेशन और है, लीगल सेफगार्ड भी है, वो भी इंक्लूड करो। तो ये बाबा साहेब के स्टेट एंड माइनॉरिटीज में है। उन्होंने सॉल्यूशन दी कि इकोनॉमिक इक्वालिटी को इन प्रैक्टिस डिफैक्टो, नॉट ड्यू जूरे, नॉट ओनली इन लॉ बट इन प्रैक्टिस, उसके लिए सोशलिस्टिक इकोनॉमी होना बहुत जरूरी है। राइट, एटलीस्ट मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, पूरी नहीं है। तो जिसमें फिर उन्होंने वहाँ लिखा है कि लैंड रिफॉर्म से शेड्यूल कास्ट को तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, जमीन ही नहीं मिली है। तो बेहतर है कि जमीन का राष्ट्रीयकरण हो और फिर सबको आप इक्वली लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर लो। इकोनॉमिक इक्वलिटी आएगी तो वो दैट विल बी एंजॉयिंग इकोनॉमिक इक्वलिटी इन प्रैक्टिस। फिर की एंड बेसिक इंडस्ट्रीज जो है, तो उससे जो सरप्लस आएगा वो सरप्लस सरकार के पास आएगा, सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए एक्सपेंड करेगा। प्राइवेट के पास होगा तो वो प्राइवेट अप्रोप्रिएट करेगा। एजुकेशन इज बेसिक नीड, तो इसमें होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो ये एक सोशलिस्टिक प्रोग्राम दे दिया उन्होंने। दूसरा जो है, जो इसके ऊपर अभी गौर नहीं किया लोगों ने, अब तक नहीं उसकी स्टडी हुई, जो मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा, वो ये है कि हमारी सोसाइटी में डाइवर्सिटी है और वेरियस रिलीजन्स है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है और कास्ट की डाइवर्सिटी है। ऐसा कोई रिलीजन नहीं, ऐसा कोई रिलीजन नहीं दुनिया का जो इंडिया में नहीं है। और वो माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी हिंदू है। उनका कहना था कि मेजॉरिटी हिंदू विल डिस्क्रिमिनेट इन द पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन में, तो उनको ड्यू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ तरीका ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने कम्युनल डेडलॉक एंड वे टू सॉल्व इट में उन्होंने अल्टरनेटिव दिया, जो और किसी ने नहीं दिया। तो उन्होंने इलेक्टोरल सिस्टम जो बताई वहाँ पे, उसमें दो मुद्दे हैं उसके। एक तो ये है कि भाई मेजॉरिटी के सीट जो है कम कर लो और माइनॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो कुछ, और वो डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पर न हो, उस कम्युनिटी का डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं इसके बेसिस को। ये बाबा साहेब ने माइनॉरिटी को डिफाइन करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन का इंडिकेटर के ऊपर जोर दिया है, ना कि पॉपुलेशन के ऊपर एंटायरली। और फिर कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में उन्होंने वो प्रपोजल दिया, उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ मैं। इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द स्टेट एंड माइनॉरिटी, ये लिखा था पहले 46 में लिखा था, 47 में स्टेट एंड माइनॉरिटी में इंक्लूड किया। इन समरी स्टेट एंड माइनॉरिटीज में उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम और सोशल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो, इसके ऊपर स्टेट एंड माइनॉरिटी में लिखा। जब वो गई तो राजेंद्र प्रसाद देख के हैरान हो गए, पटेल देख के हैरान हो गए, फिर नेहरू जी के पास गए और देखिए ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये तो नहीं कर सकते हम, तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब की वो विजन थी कि राइट भी देना और साथ में रेमेडीज भी देना, और रेमेडीज फिर ये डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशल सिस्टम। इसलिए प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर बनना चाहते थे। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने वो कहा था कि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मुझे मालूम है, इसलिए तो हाँ, उनके रिसिग्नेशन में उन्होंने कहा है। तो मैं इसको इस पॉइंट को ख़त्म कर देता हूँ कि जब लोगों ने ये कहा कि ये तो ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता, सिर्फ पॉलिटिकल होता है, तब बाबा साहेब ने स्टेट एंड माइनॉरिटी में ये भी लिखा है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल जो है जैसा का वैसा एडॉप्ट मत करो। वो अपने कंडीशन को सूट करने के लिए आप मॉडिफाई करो और सीखो, और इसलिए आप इकोनॉमिक सिस्टम भी रिडिफाइन करने की आपको ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है ये बाबा साहेब का कंट्रीब्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन ए वे, जो कि कुछ हद तक उन्होंने लाई लेकिन पूरा नहीं ला। लेकिन जो भी उन्होंने लाया उससे हमने देखा कि देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे प्रांत हैं, इतने सारे अलग अलग तरीके के संप्रदाय हैं, लेकिन बावजूद देश एक संग रहा। हमने आसपास के देशों में देखा कि श्रीलंका में अस्थिरता आई, नेपाल में आई, म्यांमार में आई, लेकिन भारत एक संग रहा। संविधान की सफलता के लिए उनकी शर्त क्या थी? मतलब एक तो बहुत प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने देश को दिया, कुछ बातें ज़रूर उनके मन में थी जो नहीं मैनेज कर पाए, लेकिन बावजूद इसके एक बहुत अच्छा संविधान उन्होंने दिया। और इस संविधान को इम्प्लीमेंट कैसा किया जाए और ये सफल कैसे हो, इसके लिए उनकी क्या सोच थी?
उसके उसके लिए उन्होंने, मेरा ख्याल है, आपने ये भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद मतलब 5 साल वो रहे, 5-6 साल जिंदा रहे, तो उनको किसी ने सवाल पूछा कि ये किताब आप लिख लो, तो अच्छा। उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन इतनी सिंपल है, इसको इसके ऊपर किताब लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी को सक्सेस करना है तो कौन-कौन सी कंडीशन ज़रूरी है। तो उन्होंने एक भाषण दिया डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में, अच्छा। और दूसरा भाषण दिया पूना में, जो लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी थी, उन्होंने इनवाइट किया था। तीसरा उनका भाषण जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो है 26 नवंबर को, जो लास्ट स्पीच है उनकी, लास्ट स्पीच है उनका, उसमें वार्निंग्स है, उसमें वार्निंग भी है, सजेशन भी है। अब वहाँ वो कहते कि भाई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देने से यदि देना है तो उसके पीछे सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है। डिफाइन नहीं किया उन्होंने सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, वो और जगह डिफाइन किया, लेकिन वो कहा उन्होंने। लेकिन ये 2 लेक्चर का सार ये है कि उन्होंने कहा डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होना है तो नॉन डेमोक्रेटिक तरीके छोड़ने चाहिए, व्हिच मीन्स वायलेंट तरीके छोड़ने चाहिए। जैसे सिविल डिसोबीडियंस है, हंगर स्ट्राइक है, हंगर स्ट्राइक अप टू डेथ जो गांधी जी ने किया, उन्होंने कहा ये ब्रिटिश पीरियड में जस्टिफाइबल था, लेकिन अभी जस्टिफाइबल है नहीं। दूसरा उन्होंने कहा हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप के बहुत ही हम ज़्यादा शिकार है, इतने शिकार है कि पूछो मत, वो तो आपको दिखता ही है, बताने की जरूरत नहीं। तो वो हीरो वर्शिप का मतलब ये हुआ कि यू आर सरेंडिंग योर लिबर्टीज एट द फीट ऑफ द पर्सन। तो ये उन्होंने कहा कि ये 2 ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन दूसरा उन्होंने कहा कि सोशल डेमोक्रेसी का मतलब ये है, उनका ये कहना था कि डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी जो है वो वे ऑफ लाइफ है। आप समाज में एक दूसरे के साथ समता के साथ, अच्छाई के साथ, फ्रीडम के साथ रहते हो या नहीं। यदि रहते हो तो फिर डेमोक्रेसी भी सक्सेसफुल हो जाएगी, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि डेमोक्रेसी में समता, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिस में उसके विरोध में है, तो फिर आपको सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा, वरना ये नहीं चलेगी। तो ये उन्होंने वार्निंग दी है। लेकिन ये एक वार्निंग जो मुझे लग रही है वो ये है कि आपने देखा होगा कि 26 नवंबर का जो लेक्चर है उसमें ये कह रहे हैं कि डर बता रहे हैं, अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमने ये स्वातंत्र मिला है, इंडिपेंडेंस हमें मिला बड़ी मेहनत के बाद, लेकिन मुझे डर यह है कि ये फ्रीडम हम और एक बार न खो दे, कि पहले भी खो चुके हैं। और जयचंद का फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे जयचंद वो जो अपोजिट था उनके साथ कैसे हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे अभी भी डर लगता है कि हमारे इंटरनल एनिमी जो है, इंटरनल सिचुएशन जो है, वो कहीं हमारे डेमोक्रेसी को और नेशन को इसमें न लाए, खतरे में। और उस वक्त उन्होंने कहा वो डर था जो आज दिख रहा है कि जो इसके लिए माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने सोल्यूशन दी, और उसने फियर व्यक्त किया था कि हमारी कंट्री में पॉलिटिकल मेजॉरिटी नहीं है, हमारे कंट्री में कम्युनल मेजॉरिटी है, रिलीजियस मेजॉरिटी है। और आपको और रिलीजियस मेजॉरिटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर दिए उन्होंने, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो वो मेजर एडॉप्ट न करने की वजह से ये हुआ है कि आज आप देखेंगे कि मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट की बात सीधी सीधी हो रही है कि भाई हिंदू यदि मेजॉरिटी में है तो उनकी सरकार हो और वही पावर में रहे। और ये जो ये नॉन सेकुलर आइडिया है वो आई है, और ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने प्रेडिक्ट की थी। दूसरा, नेशनलिज्म की बात भी बारे में उन्होंने किया, ये तो डेमोक्रेसी का हुआ। नेशनलिज्म, उन्होंने कहा नेशनलिज्म ऐसा नहीं है कि भाई एक संस्कृति हो, एक भाषा हो, एक लैंग्वेज हो और एक जमीन हो, भूभाग हो तो नेशन बन जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, उससे वो एक प्रिलिमिनरी कंडीशन है, लेकिन सही कंडीशन है कि लोगों में आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए, उनके एक दूसरे के एक का दर्द दूसरे का दर्द बनना चाहिए। तब इंक्लूसिव नेशनलिज्म का शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, इंक्लूसिव नेशनलिज्म बन सकता है।
इसलिए वो दोनों बारे में, डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म के बारे में उन्होंने कहा कि वी आर ए वर्किंग डेमोक्रेसी, वी आर ए वर्किंग नेशनलिज्म, वी आर ट्राइंग टू अचीव इट, यस इट इज नॉट रियलिटी। तो ये जो वार्निंग बहुत सारी उन्होंने दी, ये तो मैंने सिर्फ नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी में बात की, लेकिन बहुत सारे एरियाज है जो उन्होंने वार्निंग दी थी जो आज सही निकली। बराबर ये इसके बारे में भी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी, हाँ। वन लैंग्वेज वन स्टेट उन्होंने कहा नहीं, अच्छा लेकिन बना वन लैंग्वेज वन स्टेट, उन्होंने कहा लैंग्वेज बेसिस होना चाहिए हाँ स्टेट बनने का, लेकिन एक ही लैंग्वेज के दो स्टेट के, एक ही स्टेट क्यों बना रहे हो आप? उससे तो रीजनलिज्म बढ़ेगा। हाँ वो तो बड़ा है हाँ, बड़ा है ना। हाँ। तो आप उसके 3-3 स्टेट बनाओ ना, अच्छा जैसे महाराष्ट्र के लिए 3 बताए थे उन्होंने, हाँ विदर्भ विदर्भ, वेस्टर्न महाराष्ट्र, और इसके लिए बिहार के लिए 3 बनाए थे, छत्तीसगढ़ के लिए 3 बनाए थे। हाँ। तो जो कुछ थोड़े बहुत स्टेट बने हैं वो अम्बेडकर साहब के सजेशन पे बने हैं। अच्छा छत्तीसगढ़ हुआ, दूसरा कौन सा है, झारखंड हुआ झारखंड हुआ, तो वो बिल्कुल उनके मैप में दिया हुआ है। अच्छा और मायावती जी ने जो बनाया उत्तराखंड, उत्तराखंड वो भी उसी मैप से लिया हुआ है। हाँ लेकिन न बनने की वजह से बहुत सारे, तो रीजनलिज्म तो आ जाता है ना, ठीक है ना, महाराष्ट्रियन रीजनलिज्म, बंगाली रीजनलिज्म, हाँ, वो तमिल रीजनलिज्म, है अभी क्योंकि आपने क्या किया, एक लैंग्वेज का एक स्टेट बनाया। अच्छा तो सारी वार्निंग उनकी जो है ना वो सही हो रही है। इसका मतलब ये था, मैं इसके साथ ये करूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहेब वाज नॉट ओनली कंसर्न अबाउट डिप्रेस्ड क्लासेस, बट ही वाज कंसर्न अबाउट द नेशन। नेशन यस उसका कारण ये है कि वो खुद इतने पेट्रियट थे, ज्यादा देशभक्त थे ज्यादा देशभक्त थे, तो वो मोटिवेट किया उनको कि बहुत सारे जनरल इशू पे उन्होंने अपने विचार लिखे और टाइम दिया। कम्युनल डेडलॉक एंड वे टू सॉल्व, उसमें टाइम लगा। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में टाइम लगा। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट में टाइम लगा। पढ़ाई की और लिखा। तो वो वही आदमी कर सकता है जो राष्ट्र के प्रति बहुत पेट्रियोटिक की फीलिंग रखता हो। एक आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन ये है कि देश अंग्रेजी भाषा का अपोज अभी हाल ही में बाबा साहब ने जो वार्निंग्स दी थी, आपने उसको बहुत विस्तार से बताया था कि किस तरह से अपने अंतिम स्पीच में, और 2 स्पीच का भी अपना जिक्र किया, पुणे की और चंडीगढ़ का, कि किस तरह के उनके वार्निंग्स आज सच होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी रिसेंटली गृहमंत्री अमित शाह का एक स्टेटमेंट आया, वो कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें शर्म आएगी। तो अंग्रेजी का अपोज ही उन्होंने किया, और लोग हिंदी भाषा को, मोस्टली लोकल लैंग्वेज भी नहीं कही, हिंदी भाषा को ही प्रमोट करने की बात कही। किस तरह से देखते हैं? वन ऑफ द ये भी एक डेंजर है डेमोक्रेसी के लिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके बाद जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में आया था। हाँ 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसमें। हाँ वो ये है कि पढ़ाई तो अपने मदर टंग में हो, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप हिंदी रखो, लेकिन जब तक हिंदी स्प्रेड नहीं होती और सब लर्न नहीं कर पाते, अच्छा एक्सेप्टेबल पूरी तरह वाइड स्प्रेड नहीं होती, तो इंग्लिश हो एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला तो दिया था और है भी कि महाराष्ट्र में जैसे देखिए कि जब मैं पढ़ा तो मराठी में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, और हम साथ में हिंदी पढ़ते थे एक लैंग्वेज और इंग्लिश पढ़ते थे। तो ये चलते आ रहा है। अब इसके बारे में भिन्न भिन्न विचार भी आने लगे हैं। तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, साउथ के स्टेट तो हिंदी को अपोज ही करते हैं। हाँ, तो मेरा अपना कहना यह है कि देखो तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में तो इंग्लिश मीडियम लिया है, पहली क्लास से, फर्स्ट क्लास से, है ना। लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ऐसा है कि यदि आप थ्योरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बच्चे की जो मेंटल मेकअप है उसको अपनी मातृभाषा में समझ में आती है, ऑब्जर्व करता है, तो इसलिए कम से कम अर्ली स्टेज में, हाई स्कूल में मातृभाषा में आप पढ़ाइए। राइट। और ये सारे यूरोपियन कंट्रीज में हुई है। अच्छा। कि अब जर्मन में पढ़ाते हैं, स्वीडिश में पढ़ाते हैं, फ्रेंच में पढ़ाते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश उनकी लैंग्वेज है उसमें पढ़ाते हैं, अमेरिका में सारा इंग्लिश है इसलिए इंग्लिश में पढ़ाते हैं, अब थोड़ा बहुत फ्रेंच भी उसमें शामिल हुआ है। तो अपनी जापान में है, तो अपनी मदर टंग में पढ़ाना बच्चों के लिए, उसकी कुछ थ्योरी है, उसके पीछे रीज़न है कि जो मेंटल फैकल्टीज़ है वो अपनी मदर टंग में समझ में आती है। लेकिन साथ साथ फिर आप और लैंग्वेज का भी नॉलेज एज ए लैंग्वेज आपने पढ़नी चाहिए।
वो किसके लिए? टू गेट द नॉलेज। हम्म, अब इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लिटरेचर है और नॉलेज है ऑल ओवर द, तो इसलिए हर एक कंट्रीज में इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने एक लैंग्वेज बना दी है। आप उसको एज ए लैंग्वेज पढ़िए हम्म, और फिर आप इंग्लिश किताबें पढ़ सकते हैं और यू कैन गेट एक्सेस टू द नॉलेज। right, तो इंग्लिश एज वन ऑफ द लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड इन अवर कंट्री yes, एज वेल एज इन अदर कंट्री। अब तो कर्नाटका में तो पहली क्लास से इंग्लिश पढ़ाते हैं, हाँ, ये यूपी में भी था। और क्योंकि हिंदी एक राष्ट्रभाषा के तौर में उसको ये मिला है, तो वो भी आप साथ में पढ़िए। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है मेरा ख्याल है, जो वर्केबल है। अब ये है कि इसमें विचार आया है कि हिंदी आप कंपलसरी मत करिए, उसको ऑप्शनल रखिए। हाँ, हाँ, अब अच्छा, अब तो ऐसे है कि इंग्लिश के अलावा और फॉरेन लैंग्वेज भी है, आपने पढ़ने का आपको फ्रीडम है। हाँ। जर्मन को हाँ। लाया है, एग्रीमेंट एक तरीके से हुआ है। तो मेरा ख्याल है कम से कम ये तो ज़रूरी है कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी होनी चाहिए। लेकिन हिंदी की स्टेज पे आप शुरू करो, पहली से करो, 5वीं से करो, बाद में करो, लेकिन वो ऑप्शन होना चाहिए कि लड़का होना चाहिए, हिंदी पढ़े और लड़का इंग्लिश भी पढ़े। हाँ, और किसी एक स्टेज पे फिर आप किसी एक स्टेज पे जब इंग्लिश मीडियम आती है तो आपको फायदा होता है हाँ, इंग्लिश बिल्कुल, लैंग्वेज सीखने की वजह से। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है, भाषा का अध्ययन होना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल हमने आज सर से जाना संविधान सभा के संदर्भ में, बाबा साहब के रोल के संदर्भ में सर ने बहुत विस्तार से संविधान सभा के सदस्यों ने किस तरह से बाबा साहब के समूचे कार्य को डिफाइन किया, उसका समराइज भी किया, और साथ ही साथ में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन संविधान बनाने में क्या थे और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए थे लेकिन नहीं कर पाए, इसके बारे में भी हमें विस्तार से अवगत कराया। मुझे लगता है कि बहुत बेबाकी से और बहुत शानदार विश्लेषण के साथ सर ने हमें गाइड किया है, और उम्मीद है कि जो लोग इस तरह से बहसबाजी करते हैं, गलत भाषा का उपयोग करते हैं, झूठ फैलाते हैं, बाबा साहेब के बारे में उन्हें भी जवाब मिल गया होगा, और बाबा साहब की देशभक्ति को भी बहुत बखूबी सर ने डिफाइन किया। सर, आप हमारे बीच में हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आवाज़ बार बार हमें बुला के मौका देता है हमारे विचार एक्सप्रेस करने के लिए, उसके लिए मैं आभारी हूँ।